भारत सरकार की तरफ से भी ऑफिशियल स्टेटमेंट आ चुका है। रात के 8 बज रहे हैं जो युद्ध की शुरुआत हुई है। इजराइल अमेरिका ने जो ईरान पर अटैक किया, ईरान की तरफ से मिसाइलें दागी गई तमाम मिडिल ईस्ट के उन देशों पर जिसमें यूएस के मिलिट्री बेसिस थे। और अब यह खबर आ रही है कि भारत सरकार की तरफ से जो स्टेटमेंट जारी किया गया वो एक बार मैं पढ़ देता हूं। इंडिया इज डीपली कंसर्न्ड एट द रीसेंट डेवलपमेंट इन ईरान एंड द गल्फ रीजन। यानी कि भारत इस हमलों को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित है। 8 देशों पर हमला किया है ईरान ने, 8 देशों पर हमला किया। दुनिया के 11 से ज्यादा देश आप समझ कर चलिए इस वक्त विश्व युद्ध की कगार पर खड़े हैं। क्या यह वर्ल्ड वॉर की शुरुआत है? क्या विश्व युद्ध शुरू हो चुका है? क्योंकि बात अब बहुत आगे बढ़ चुकी है। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का नाम जो है वो दिया गया इस हमले को जो इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर किया। और ईरान ने कतर, इराक, बहरीन, सऊदी, दुबई के एयरपोर्ट को इंडेफिनिटली बंद कर दिया गया है। एयर स्पेस वहां पर बंद कर दिया गया है। लेकिन भारत सरकार ने कहा है कि वी अर्ज ऑल साइड्स टू एक्सरसाइज रेस्ट्रेंट, अवॉइड एस्केलेशन। भारत सरकार की तरफ से ऑफिशियल रिएक्शन है ये। और भारत की तरफ से कहा गया है कि दोनों पक्ष जो हैं इसमें, चाहे इजराइल और अमेरिका और दूसरी तरफ ईरान, वो जो है एक्सरसाइज रेस्ट्रेंट यानी कि संयम बरते। दूसरा अवॉइड एस्केलेशन यानी कि इस चीज को आगे ना बढ़ाएं। और प्रायोरिटाइज दी सेफ्टी और सिविलियंस यानी कि जो नागरिक हैं, जो आम नागरिक हैं, उनकी जान की सुरक्षा को प्राथमिकता दें। डायलॉग एंड डिप्लोमेसी शुड बी परस्यूड टू डी एस्केलेट टेंशन। यानी कि डायलॉग और डिप्लोमेसी के जरिए इस टेंशन को डी एस्केलेट करने की जरूरत है। लेकिन क्या युद्ध अभी और भड़केगा? क्योंकि ईरान के रक्षा मंत्री की भी मौत की खबर आ रही है। ईरान के जो आईआरजीसी यानी कि रिवॉल्यूशनरी गार्ड के कमांडर, उसकी भी मौत की खबर है। और अगर ईरान के रक्षा मंत्री और आईआरजीसी के कमांडर की मौत की खबर है, अगर ये रॉयटर्स की तरफ से रिपोर्ट किया गया, तो मानकर चलिए ये युद्ध में घुटनों पर ईरान संभवतः पहले आएगा। लेकिन क्या ये ट्रंप का ब्लंडर है? क्योंकि अब धमकियां लगातार ईरान की तरफ से भी है, रिटेलिएशन भी है, और ईरान की तरफ से मिडिल ईस्ट के तमाम देशों पर भी अटैक्स की खबर आ रही है। ये ट्रंप का ब्लंडर या ईरान का ब्लंडर, कर्नल दानवीर? मेरे हिसाब से तो ये ईरान का बहुत बड़ा ब्लंडर है, स्ट्रेटेजिक ब्लंडर है। क्योंकि उसने जिस तरीके से पूरे अरब वर्ल्ड को, सुन्नी अरब वर्ल्ड को लामबंद कर दिया है अपने खुद के खिलाफ, वो मेरे ख्याल से ये अब ईरान इस चीज को नहीं झेल पाएगा। और अभी तक ये जो मिसाइल अटैक्स हैं, जो मिसाइल अटैक्स जो किए जा रहे हैं, ये ईरान की तरफ से कतर, मैं भी एक वीडियो देख रहा था, तमाम वीडियोस चल भी रहे हैं, कतर के जो रेजिडेंशियल एरियाज है वहां पर मिसाइल टारगेट हो रहे हैं। कतर और जिसका भाई कतर यानी कि कतर की जमीन का इस्तेमाल जो है क्या ईरान के खिलाफ हो रहा था यूएस मिलिट्री बेसिस के जरिए? भाई 5th फ्लीट का वहां पर हेडक्वार्टर है। यस एग्जैक्टली, बेसिस हैं, बिल्कुल है, बेसिस हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या उन बेसिस से हमला हो रहा था? उन बेसिस से हमला नहीं हुआ। हमला पूरा का पूरा लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप वहां से हुआ है, समुद्र के रास्ते से। ठीक, ये किसी भी अरब बेस से हमला नहीं हुआ है जो अभी तक समझ में आ रहा है। लेकिन ईरान ने उनके ऊपर हमला कर दिया कि यहां पे मिलिट्री बेसिस हैं, और क्योंकि अमेरिका ने हम पे हमला किया है तो ऑल मिलिट्री बेसिस अमेरिका के वो वैलिड टारगेट हैं। ठीक है, लेकिन मेरे साथ इस वक्त दीपक वोहरा, फॉर्मर डिप्लोमेट है, वो मेरे साथ इस वक्त लाइव है। प्रोफेसर अंशु जोशी लगातार मेरे साथ मौजूद हैं। दीपक वोहरा सर नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। पहला सवाल है मेरा आपसे यही, मेरे को ये जानना है, ये जो ईरान ने मिडिल ईस्ट के देशों पर अटैक कर दिया, मैं देख रहा हूं जो रेजिडेंशियल इलाके हैं कतर में, वहां पर मिसाइलें दाग रहा है ईरान, ये शिया वर्सेस सुन्नी, तो फिर ईरान के लिए तो खतरे की घंटी है ना। साथ कौन है फिर उसके? ये तो फिर अमेरिका के साथ होंगे। क्षमा कीजिएगा, बेवकूफ लोग हैं। बहुत खुश हूं कि आपने मुझे ये मौका दिया आपसे बातचीत करने का। जो कर्नल साहब कह रहे थे वो बिल्कुल सही है। बेसेस उनके जरूर हैं, मेरे पास भी एक बेस है चंद्रमा पर जब मैंने जंग किया था आतंकिस्तान के साथ तो मैंने अपनी फौज का इस्तेमाल किया था भारत पर। इसका ये मतलब नहीं है कि चंद्रमा पर जाके तुम ठोको मेरे बेस को। यही कर रहा है, पागल लोग हैं, कुछ आइडिया नहीं है। अपना डेथ वारंट खुद साइन कर रहा है ईरान। थैंक यू वेरी मच। ये इस समय सुसाइड मोड में है। अब मैं आपको बता देता हूं सर, पहली चीज, हम पहले विश्व युद्ध की बात कर रहे हैं। मुझे नहीं मालूम कि इस जंग में यूरोप के कितने देश शामिल हुए हैं, मुझे नहीं मालूम अफ्रीका के कितने देश शामिल हैं, मुझे नहीं मालूम लैटिन अमेरिका के कितने देश शामिल हैं। ये जो ईरान और अमेरिका के बीच में जंग चल रहा है, अमेरिका को भूल जाओ तो फिर नॉर्थ अमेरिका का भी कोई नहीं है, सिर्फ वो ही है, कनाडा नहीं है। तो अगर 4 महाद्वीप में को छोड़ के एक महाद्वीप में 8-10 लोग आपस में भिड़ रहे हैं तो विश्व युद्ध हो गया। कहां से विश्व युद्ध हुआ? सर 8 देश है मिडिल ईस्ट के जिन पर अटैक किया गया है। मैं बता तो रहा हूं ना सर, सिर्फ तो ये मिडिल ईस्टर्न कॉन्फ्लिक्ट हो गया ना जी। और चीज इसमें एक और नोट करनी है कि ईरान मिडिल ईस्ट का हिस्सा नहीं है।
अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं सर, मैं तो 20 साल उस एरिया में रहा। ओ ये सब बड़ी अच्छी बातें हैं, किसको अधिकार है, ऐसा क्यों कर रहा है, वैसा क्यों कर रहा है, वो जाके आप जब जाएंगे हम सब ऊपर भगवान की अदालत में, वहां पे उसके सामने ये दलीलें पेश करना, जी इसने ये किया उसने वो किया। सच्चाई ये है सर, मेरा मानना है जी, व्हाट इज ईरान इंटरेस्ट, क्या उसकी रुचि है मिडिल ईस्ट में। और टाइगर तू 2000 किलोमीटर दूर है, तुझे कोई पसंद नहीं करता, वो जो तुम्हारे साथ तुम्हारे अगेंस्ट हेट्रेड है, क्योंकि आपने हमेशा गल्फ मोनार्कीज को हटाने की कोशिश की है, आपने इस्लामिक रेवोल्यूशन को फैलाने की कोशिश की है। वो लोग जो आपसे नफरत करते थे, आज आपने उनको खुला मौका दे दिया कि उस नफरत को बाहर ले आए। तो ये अब जो आप देख रहे हैं, ईरान ने बहुत बड़ी गलती की है, और ये जंग 2 या 3 दिन से ज्यादा नहीं चलेगी सर। ठोक ठोक उनका डिफेंस मिनिस्टर, बाय द वे, जो मेरे पास खबर आई है ईरानियन इजरायली जनरल से, वो मर गया सर, ही इज डेड, ही इज गॉन। यस। और फिर मेरे पास वो भी खबर एक आई थी आज सुबह, अभी तक मैंने उसका, मुझे किसी ने पुष्टि नहीं की, एक इजरायली जनरल मेरे ग्रुप के मेंबर, उन्होंने लिखा था खमेनी इज नॉट हियर। अब उसका नॉट हियर इज नॉट देयर, नॉट देयर का मतलब दुनिया में नहीं है कि ईरान में नहीं है, पता नहीं उसकी क्या, अभी तक उसने कुछ बताया नहीं। सो माय ओन फीलिंग सर, अगले 48-42 घंटों में ये जंग खत्म हो जाएगा, ईरान घुटने टेकेगा, ईरान के लोग बहुत सफर कर रहे हैं, अब और उनके ऊपर मुसीबत आएगी, बातें करेगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं एयरक्राफ्ट कैरियर डुबो दूंगा, अरे कुछ नहीं करेगा सर। अगर कुछ कर, एक अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर पर अगर हमला हुआ, अमेरिका की जितनी ताकत है वो सर, वो जैसा उसने बताया था ना, वो क्या नाम था, वो जिहादिस्तान का प्रेसिडेंट होता था मुशर्रफ, उसको अमेरिकी ने क्या कहा था, हमारा समर्थन नहीं करोगे तो स्टोन एज में आपको बॉम्ब करके ले जाएंगे। यही हालत होगी ईरान की सर। नहीं तो ईरान की तरफ से रविंद्र सचदेव भी हमारे साथ लाइव है, लेकिन एक कमेंट दीपक वोरा, एक और आपसे मैं जरूर लूंगा, क्योंकि ये जो आपने समझाया, मैं वो प्रोफेसर जोशी से भी समझ रहा था। ये कहा जा रहा था जब ईरान पर हमला हुआ तो तमाम मुस्लिम देश, OIC, ये तमाम, लेकिन ये तो फिर शिया वर्सेस सुन्नी हो जाएगा, तमाम सुन्नी देश जिस पर अटैक कर दिया उसने, और ये फिर अमेरिका का ही साथ देंगे अल्टीमेटली। तो हमेशा से अमेरिका का साथ देते हैं सर। ये कौन है, हूती, हिजबुल्लाह, हमास, कौन है सर? ये चंद्रमा से नहीं आए, कहां से मिलते हैं हथियार इनको? अमेजोन पे ऑर्डर करते हैं, ये सारे तो ईरान के लोग हैं। बेसिक क्वेश्चन मुझे अगर कोई बता दे कि ईरान मिडिल ईस्ट में क्यों फुदक रहा है, और दूसरा उसको न्यूक्लियर बॉम्ब क्यों चाहिए सर? अगर आप मुझे इसका जवाब दिलवा पाए, दुनिया के जितने ज्ञानी ध्यानी आपके पैनल पर बैठे हैं, तो मैं कुछ सीखना चाहता हूं। व्हाई डज ईरान वांट अ न्यूक्लियर बॉम्ब? किससे खतरा है उसको? भूटान से, नेपाल से, साउथ अफ्रीका से? और दूसरी चीज, मिडिल ईस्ट में क्या कर रहा है तू टाइगर? भारत तो लैटिन अमेरिका में दखल नहीं देता, मैं तो हिस्सा नहीं हूं वहां का, आप क्या कर रहे हो? इसका जवाब अगर मुझे मिल जाए तो मैं आपका आभारी रहूंगा। रविंद्र सचदेव, तुर्की और चीन, इन दो से ही उम्मीद होगी मेरे ख्याल से, अदरवाइज ईरान के साथ कौन है? ईरान के साथ आज की तारीख में फिर कौन है? अमन, कोई नहीं है, बट मैं एम्बेसडर दीपक वोरा के 2 क्वेश्चंस में से एक का आंसर देने का प्रयास करूंगा विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट एंड अपॉलजी सर। ईरान को न्यूक्लियर वेपन इसलिए चाहिए, और आज ये दुनिया की असलियत है। अगर ईरान पे न्यूक्लियर वेपन आज होता तो अमेरिका और इसराइल जो कर रहे नहीं करते। अगर सद्दाम हुसैन पे असल में न्यूक्लियर वेपन होता, उस पर अटैक ना होता। नॉर्थ कोरिया पे अभी तक अटैक इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उसके पास न्यूक्लियर वेपन है। मॉरल ऑफ द स्टोरी, देश को एब्सोल्युटली न्यूक्लियर वेपन चाहिए। कोई भी देश, मेरे ख्याल से अनफॉर्चुनेट है, बहुत अनफॉर्चुनेट बात है, आई थिंक ऑनरेबल एम्बेसडर विल एग्री विद मी, कि ये इस तरह का मास वेपन आज की तारीख में दुनिया में चाहिए अगर आपको अपने देश की सिक्योरिटी रखनी है। आपके पास नहीं है तो यू आर मीट, सिंपल एज दैट। वन, सेकेंडली, इट वर्क्स एज डेटरेंट, बेसिकली डेटरेंट की तरह। हाँ, एब्सोल्युटली डेटरेंट, और अपनी सिक्योरिटी के लिए आप जो भी कहें, और डेटरेंट है, यस यू नीड इट एज डेटरेंट, एब्सोल्युटली राइट अमन जी। पॉइंट इसके, अगर रिवर्स है ना, अगर आपके पास नहीं है, आज इंडिया और पाकिस्तान है, हम पे अगर आज न्यूक्लियर वेपन ना होता तो क्या होता आप समझिए। रिवर्स कर दीजिए, पाकिस्तान में न्यूक ना होता तो हम क्या सोचते। तो स्ट्रेटेजिक गेमिंग इस समय आज की दुनिया वेरी अनफॉर्चुनेट। यू नीड अ न्यूक्लियर वेपन अपने नेशनल सिक्योरिटी के लिए। ईरान पे नहीं है फिलहाल। ट्रिगर पॉइंट न्यूक्लियर वेपन अबेंडन, न्यूक्लियर, ये ट्रिगर पॉइंट ये भी है क्या? या नो, एक्चुअली देखिए, सब न्यूक्लियर अबैंडन करना चाहते हैं, पर कौन सी आपकी मोरालिटी है या नेचुरल लॉ है दुनिया में कि मानिए इजराइल कहता है कि मेरे पास तो न्यूक्लियर वेपन हो सकता है, दूसरे पे नहीं होना चाहिए। बॉटम लाइन तो ये है ना, इजराइल के पास न्यूक्लियर वेपन है, इट्स नोन,
बट ये कहा जाता है ठीक है जो भी हो, इजराइल में भी इन द राइट, मॉरल राइट, बट कि किसी और के पास ना हो बस मेरे पास हो, वो तो सेम बात है कि दुनिया हमसे कहती थी हम एनपीटी में क्यों आए, हमें क्यों सैंक्शंस हम पे लगी, यस अमेरिका पे, चाइना पे, सब पे न्यूक्लियर है, ये था कि इंडिया पे नहीं होना चाहिए। भाई क्यों नहीं होना चाहिए, हमें अपनी डिटरेंट या न्यूक्लियर पॉलिसी के लिए चाहिए, क्यों नहीं चाहिए हमें। तो अनफॉर्चुनेट फैक्ट है कि आपको न्यूक्लियर वेपन चाहिए होता है, अगर ईरान पे ये होता तो आज ये अटैक ना हुआ होता, दैट्स वन। सेकेंडली अभी जो चल रहा है, यस एब्सोल्युटली इट्स, देखिए अमेरिका और इजराइल की टोटल मिलिट्री टेक्नोलॉजी, लेकिन सर मैं एक मिनट इसी पॉइंट पर एक सवाल मैं जरूर लूंगा दीपक वोरा आपसे। ये न्यूक्लियर प्रोग्राम को अबेंडन या वो सरेंडर कर देगा ईरान, ये तो लगभग इम्पॉसिबल होगा, क्योंकि वो कर दिया तो फिर वैसे भी नहीं बचना उसने, वो वैसे भी नहीं बचना उसने। प्लीज, ईरान के साथ अमेरिका की क्या दुश्मनी है सर? शाह के टाइम में डार्लिंग डार्लिंग, स्वीट हार्ट स्वीट हार्ट, याद है आपको? डायरेक्ट फ्लाइट होती थी टेल अवीव टू तेहरान, ऐश करने जाते। क्या हो गया कि जब मुल्ले आए, डेथ टू अमेरिका, अमेरिका मुर्दाबाद। ये किसने शुरू किया था सर? ये कर्मा है, ये वापस आ रहा है आपको हड़पने के लिए। और जो मर्जी, और फिर अगर डिटरेंट है तो 193 सदस्य हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के, 193 के पास न्यूक्लियर वेपन्स होने चाहिए, टुवालू के पास भी होना चाहिए, भूटान के पास भी होना चाहिए। नहीं तो फिर चीन भूटान की वो जमीन खाने की कोशिश ना करता अगर भूटान के पास होता। नो नो, दिस आर्ग्यूमेंट इज बहुत पुरानी। और सजीवा साहब की मैं बहुत इज्जत करता हूं। लेट मी कंप्लीट। अभी आप जानते हैं कि जिहादिस्तान, जिसे आप पाकिस्तान के नाम से कहते हैं, क्या हो रहा है उसके ईरान, अफगानिस्तान के साथ डार्लिंग डार्लिंग हो रहा है, स्वीट हार्ट हो रहा है। क्या हो रहा है? ईरान, अफगानिस्तान ठोक रहा है कि नहीं उसको? पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है कि नहीं? ये डिटरेंट क्या होता है? अ डिटरेंट इज अ डिटरेंट टिल इट इज नॉट अ डिटरेंट। किसी के लिए डिटरेंट नहीं है। प्रयोग करोगे, पाकिस्तान ठोकेगा न्यूक्लियर बॉम्ब ईरान, अफगानिस्तान पर, सवाल नहीं पैदा होता। सो माय ओन फीलिंग इज, जो गलतियां की हैं, याद है आपको सर शाह कब गया था? शाह, आई वाज देयर 1979 में, रुहुल्लाह खोमेनी आया था, बोला ये ईरानियन रेवोल्यूशन नहीं है, ये दुनिया में इस्लामिक रेवोल्यूशन है। जितनी मोनार्कीज हैं गल्फ की, सबको बाहर निकालो, वहां पे पॉपुलर मूवमेंट हो